भारत और चीन के बीच चल रहा ये एलएसी पे गतिरोध अब इस मुकाम पर आ गया है कि कल एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बॉर्डर मीट है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो हमारे देश की कल होगी वो होगी कि हम इस पूरे सिचुएशन को डी एस्केलेट करें और डी एस्केलेशन करने के साथ जो हमारी पोजीशंस इस स्टैंड ऑफ से पहले थी उस पोजीशंस पे जाएं। ये हम अचीवमेंट 100% करें या हम इसको पूरा ना कर पाएँ, ये निर्भर करता है कि चाइना क्या रुख अपनाता है और चाइना की जो पॉलिटिकल विल है वो क्या है, मंशा क्या है उनकी, और उन्होंने अपने इस डेलीगेशन को क्या ब्रीफ किया है। ज़रूरी है ज़मीनी हालात को देखते हुए और इस सिचुएशन को देखते हुए भारत की जो सेना है वो इस इलाके में और कुछ अन्य इलाके में एलएसी में जो बाद में ट्रांसग्रेशन के दायरे में आ सकते हैं वहाँ अपने सेना को तैनात करें और उसके लिए जो भी मुनासिब हो रिज़र्व्स की मूवमेंट करनी हो वो शुरुआत करें। आगे जाते हमारे पास कुछ जो ऑप्शंस हैं उसमें से प्रमुख है कि हम जो अपने माउंटेन फॉर्मेशन है रिज़र्व, जो हमारे इन्फेंट्री फॉर्मेशन है रिज़र्व, और जो हमारे आर्मड फॉर्मेशंस हैं उनमें से ऐसे दस्तों का और ट्रुप्स का गठन करें जो कि काफ़ी तेज़ी से इस इलाके में डिप्लॉय हो सकते हैं, जैसे कि मैकेनाइज इन्फेंट्री, जैसे कि कुछ एयर डिफेंस के दस्ते, कुछ स्पेशल फोर्सेस के दस्ते, कुछ नेवी के दस्ते अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन सब को हम उधर तुरंत मूव करें। ज़रूरत है कि जो हमारे एयरफोर्स के एसेट्स हैं, चाहे वो सर्विलेंस के एसेट्स हों, चाहे वो C-130 कैरियर्स हों, चाहे वो चिनूक्स हों, इन सब की बदौलत काफ़ी ट्रुप्स, काफ़ी इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट मूव किया जा सकता है। एंड निहायत ज़रूरी है कि जिन एरियाज़ में हमें ज़्यादा शंका है कि चाइना की मंशा बदलेगी या वो वहाँ पे और एक्टिव होगा, उन एरियाज़ में इन रिज़र्व्स को ले जाने की ज़रूरत है। और वैसे भी एरिया जो हम जहाँ डोमिनेट कर सकते हैं कि हम इस बार्गेनिंग टेबल पे पहुँचें कि नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग या उसके आसपास हम कुछ और हासिल कर सकें, वो हमने मूवमेंट करनी होगी। जहाँ तक चाइना का सवाल है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दर्जा और साइबर स्पेस को यूज़ करने का दर्जा काफ़ी अच्छा है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनके नागरिक उन्हीं के देश में बाकी वर्ल्ड मीडिया की और साइबर स्पेस की गतिविधियाँ नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी अपना जो गेम है उसको आले दर्जे का करें और हम चाइना के प्रति IW में सक्षम हों, चाहे इसमें हमें अपने दोस्त देशों से लेनी पड़े कुछ हेल्प या मदद, या हमने खुद अपने कैपेबिलिटीज़ को क्रिएट करना पड़े। और जहाँ तक सर्विलेंस का सवाल है, जो एसेट्स हमारे पास अभी हैं वो काफ़ी तैनात में हैं, सैटेलाइट्स काफ़ी हैं, बट फिर भी कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत हमारे को है। जहाँ तक एयरफोर्स का सवाल है, एयरफोर्स के आले में चिनूक और C-130 के अलावा अब अटैक हेप्टर्स आए हैं। ये अटैक हेप्टर्स एयरफोर्स में जो हैं ये अभी डिप्लॉय होने चाहिए। ये एक डिटरेंस वैल्यू के लिए भी हैं, प्लस जहाँ पर हमको चाइना सरप्राइज़ करेगा उस सरप्राइज़ से भी उभर के बाहर आने के लिए ये काफ़ी आले दर्जे का एक वेपन सिस्टम है। आने वाले समय में ऐसे और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, हो सके तो भारतीय सेना के खेमे में भी होने चाहिए, जिससे कि इनकी जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है वो और तेज़ हो। जहाँ तक सवाल है पोस्चरिंग का, जहाँ तक मैं समझता हूँ चाइना जो है वो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से हांगकांग हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे ताइवान हो, और चाहे टिबेट हो जिसको कि वो टिबेट ऑटोनमस रीजन बोलता है, उस पर फोकस कर रहा है और अगले 4-5 साल और फोकस करेगा। और वो निर्धारित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इन इलाकों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट दोनों हों। जैसे ही वो पीछे मेनलैंड चाइना की तरफ से आगे की तरफ पहल करेगा और साल बर साल इनको डेवलप करना शुरू करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो निहायत ज़रूरी है उसके लिए कि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो सुपर हाईवे बनाए, चाहे रेल नेटवर्क बनाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, कि उसको डेप्थ मिले बॉर्डर से। सो उस डेप्थ को गेन करने के लिहाज से मुनासिब है कि कुछ क्षेत्रों में चाइना को सूट करेगा कि जो अभी हमारा जो भारत का मानना है एलएसी का अलाइनमेंट, वो उसके बियॉन्ड आके कुछ एरियाज़ को ऑक्यूपाई करे, हाइट्स को ऑक्यूपाई करे, कि कोई भी ऑपरेशनल या टैक्टिकल एडवांटेज भारत के हाथ में ना रहे जब वो टिबेट में ये कार्रवाई कर रहा हो चाइना।
और वो इलाका वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि सीपेक, BRI और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सब चाइना के इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। एंड जैसे जैसे चाइना आगे आगे इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से और सक्षम होगा, मिलिट्री रूप से भी और सक्षम होने की चेष्टा करेगा। आगे ये भी देखना है कि हम इसको डिप्लोमेटिकली कैसे देखते हैं, जियोपॉलिटिकली कैसे देखते हैं। चाहे हमें किसी के साथ अलायंस करनी पड़े या कोई हमने ऐसी मुहिम करनी पड़े कि जिससे लगे कि हम और सक्षम हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली और हमारे मिलिट्री और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक अलायंसेस बढ़ रहे हैं, वो हमारे हित में होगा। तो जो भी कूटनीति अपनानी है वो आने वाले समय में कुछ सालों में अपनानी है। साथ में जो भी हमारे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, काफ़ी सुनिश्चित तरीके से अभी सरकार ने शुरू किया, पिछले कुछ सालों में पहल हुई है। ये मामला डिवाइन मैट्रिक्स जो 2007-8 में शायद हुआ था, उसके बाद से रुका हुआ था। सो काफ़ी अच्छे तरीके से अभी बॉर्डर रोड्स पे काम हो रहा है। काफ़ी न्यायती रूप से फोर्स स्ट्रक्चरिंग हो रही है, एक्रीशंस हो रही हैं, एक्विजिशंस हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-10 साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी हम इस LAC के गेम में तकरीबन 3 दशक पीछे थे। एंड अभी अगले 4-5 साल में जो हमने काम किया है, मुझे लगता है कि अगले 10-12 साल में हमारी कैपेबिलिटी इतनी हो जाएगी कि चाइना LAC के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन के बारे में उस समय नहीं सोचेगा। वहाँ तक नहीं सोचेगा जब तक कि वो ये ना निश्चय कर ले कि उसने भारत से युद्ध करना है। सो मुझे लगता है कि ये कैपेबिलिटी आनी ज़रूरी है। जहाँ तक सर्वेलेंस का सवाल है, काफ़ी आले दर्जे के एसेट्स हैं, एयरफोर्स के पास भी हैं, UAVs भी हैं हमारे पास। हमें चाहिए कि वायरलेस सर्वेलेंस सिस्टम्स, बलून्स का हम यूज़ करें, वो हम प्रोक्योर करें, क्योंकि ऐसे हाइट्स पे तैनात करने के लिए ये काफ़ी सक्षम आजकल सिस्टम्स अवेलेबल हैं सर्वेलेंस के, जो अपने ही क्षेत्र में रह के हम दूर तक एडवर्सरी के क्षेत्र में LAC के बियॉन्ड देख सकते हैं। तो ये क्षमता आनी ज़रूरी है इस एरिया में, जहाँ हो सके और जहाँ मुनासिब हो। क्योंकि जब लड़ाई की बात करते हैं किसी सैनिक के रूप में, तो लड़ाई सिर्फ इसलिए सीमित नहीं है कि हमने अपनी बॉर्डर को डिफेंड करना है और दूसरा आक्रमण करके आएगा। हमने भी इस LAC का और ख़ास तौर पे जो प्लेटो है तिब्बत की तरफ, उसका फ़ायदा उठाना है। और हमने भी उस टाइम पर तैयार रहना है कि हम भी ऑफेंसिव जाने के लायक हों। दोनों डिफेंसिव पोस्चर्स में और ऑफेंसिव जाने लायक रहने के लिए कुछ दस्ते हैं, जैसे कि एयरबोर्न ट्रूप्स, जैसे कि अपने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, लाइट AD, इस टाइप के दस्तों का संगठन करना, चाहे यूज़ करना इंडियन नेवी को कुछ कुछ जगह में, जो कि मुनासिब है, ऐसे इलाकों में बहुत ही लिमिटेड है पर है। एंड जितने भी एसेट बिल्डिंग हम कर सकते हैं अपने एयरफोर्स की, वो खासतौर पे बहुत ज़रूरी है अगर हमने LAC पे कोई कार्रवाई करनी है, क्योंकि रैपिड डिप्लॉयमेंट, ये मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी उसूल होगा हमारे देश का अगले 10 सालों तक, जब तक कि हम पूरे बॉर्डर पे इतने सक्षम ना हो जाएं डिप्लॉयमेंट करके कि हम उसको एक प्रॉपर IB का रुख दे सकें। दूसरा निहायत ज़रूरी है स्ट्रेटजिकली कि हम जो इंडियन नेवी हमारी नेवल एसेट्स हैं, चाहे वो कोस्ट गार्ड्स हो चाहे नेवी हो, हम उसको और मॉडर्नाइज़ करें। हम अपनी रीच ऐसी करें कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ और देश के साथ चाइना को रीजनल एरिया में चुनौती भी दे सकें, और कुछ हद तक जो हम चाहते हैं रीजनल डोमिनेंस इस एरिया में, वो हमारे हाथ में आए। और इसके लिए जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है, मैंने बताया इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए, एयरफोर्स को क्या करना चाहिए, ITBP और BSF को भी, इन दोनों जगह पर, चाहे वो बॉर्डर पे लगे हों IB सेक्टर में, चाहे वो LC पे हों, चाहे ITBP हो अपने LAC सेक्टर में, निहायत ज़रूरी है कि हमारी जो जॉइंटमैनशिप है और जो ट्रेनिंग है वो आले दर्जे की हो। जहाँ तक कुछ सवाल है BSF का, LC सेक्टर में काफ़ी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे काफ़ी जॉइंट ट्रेनिंग भी होती है, उसको भी हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। बट IB सेक्टर और जो LAC सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा संकोच है। और ये दोनों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इन तीनों सेक्टर में सर्व किया है, और यहाँ पे ज़रूरत है कि आप ऑपरेशनल प्लान्स में, हमने ट्राई किया था 2007-8 में ब्रिगेड लेवल में, जब मैं 9 इंडिपेंडेंट माउंटेन ब्रिगेड ग्रुप में था, तब हमारे आर्मी कमांडर और UB एरिया कमांडर मान गए थे, क्योंकि उससे पहले ये पहल नहीं होती थी। तो ITBP को लेके हमने काफ़ी प्लानिंग की, हमने काफ़ी पीस टाइम प्लानिंग की, पेट्रोलिंग की प्लानिंग की, जॉइंट पेट्रोल्स किए, और उसके अलावा उनकी नीति के हिसाब से और अपने नीति के हिसाब से हमने खुद प्लान इवॉल्व किए। और जिसको जब हमने डाला एक वॉर गेम के अंदर, तो मालूम पड़ा कि हमारी जो पोटेंशियल है वो जॉइंटनेस में बहुत अच्छी है और अच्छा करती है। एसेट्स उनके पास भी थोड़े बहुत हैं, चाहे वो एयर एसेट्स हों चाहे वो ग्राउंड एसेट्स हों, बट ओवरऑल अगर आप थिएटर को देखें किसी को, और जहाँ तक एक थिएटर क्रिएट करने की बात होती है, तो उसमें ये सारे एसेट्स, चाहे वो ITBP से लेके एयरफोर्स तक के हों या नेवी तक के हों, ये सारे सक्षम होने चाहिए और सारे सुनिश्चित तरीके से एकाग्र होकर काम करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि
भारत के पास 10-15 साल का टाइम है जिसमें कि हम ये अपने फोर्स स्ट्रक्चरिंग, अपनी एक्रीशंस, एक्विजिशंस, जॉइंटनेस को बिल्डअप करें और इस लेवल तक पहुँचें कि हो सकता है एलएसी आईबी तो ना बने, बट कम से कम जो लाइन डिलिनेटेड है, जो अभी परसेप्शन में गैप है काफ़ी किलोमीटर्स का दोनों की एलएसी में, वो गैप कम हो। और कहीं होगा चाइना के खिलाफ कि कुछ गिव एंड टेक की बात पक्का होगी, क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है टिबेट में, उससे हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना है नहीं, हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते और नाम करना चाहते हैं। सो इसलिए कुछ एरियाज़ होंगे जो उसके बुनियादी उसूल से उसको चाहिए होंगे, कुछ ऐसे एरिया होंगे जिसको हम बारगेन कर सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत जो लिवरेज है वो दोनों देशों के पास रहेगा। बट यस, जो अभी भारत का हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, और जो अभी चाइना का हिस्सा है वो चाइना का हिस्सा है। और अभी देखते हैं कल की मीटिंग में और क्या होता है। जय हिंद।